अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त का रावलपिंडी नाला लई के बाएं किनारे पर आबाद था और नाला लई ही उसकी कुदरती सरहद का काम देता था। चुनांचे अंग्रेज़ों ने उस पुराने शहर को छोड़ दिया और नाला लई के दाएं किनारे पर अपने लिए एक नया शहर आबाद किया जिसे कंटोनमेंट का नाम दिया गया। आज नाला लई रावलपिंडी शहर के दरमियान आ चुका है और वो कुदरती सरहद जो कभी हुआ करती थी अब ख़त्म हो चुकी है। रावलपिंडी इतना छोटा हुआ करता था कि लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के शनासा थे और एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक हुआ करते थे। चंद गलियां, कुछ मोहल्ले और चंद हज़ार की आबादी, ये मजमूई तौर पर रावलपिंडी था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ छावनी बनाई, नॉर्दर्न एरिया का हेडक्वार्टर बनाया और दो डिवीज़न फ़ौज यहाँ मुतअय्यन की, ख़ासतौर पर जंग अज़ीम दोम के दौर में, तो फिर रावलपिंडी ने तेज़ी से तरक्की करनी शुरू की। रावलपिंडी का सदर का इलाका बना जो आज का GHQ है। उस ज़माने में ब्रिगेड हेडक्वार्टर हुआ करता था। लाल कुर्ती का इलाका वजूद में आया, टंच भाटा आबाद हुआ और आदड़े का इलाका आबाद हुआ, आरे बाज़ार बना और ये फिर सागारा शहर नाला लई के दाएं किनारे पर फैलता चला गया। रेलवे लाइन बिछाई गई, रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन बना और फिर देखते ही देखते रावलपिंडी बड़े शहरों में शुमार होने लगा और आज रावलपिंडी पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा शहर है, यानी कराची, लाहौर, फैसलाबाद के बाद रावलपिंडी का नंबर आता है। बहुत बेहंगम तरीके से ये फैला। एक तरफ से ये इस्लामाबाद के अंदर घुस गया है, इस्लामाबाद इसके अंदर आ गया है और दूसरी तरफ अब ये रवात से आगे निकल चुका है। मैं इस वक्त नाला लई के किनारे खड़ा हूँ, वो ही लई जो कभी रावलपिंडी की सरहद हुआ करती थी। ये नाला लई जहाँ आज भी पुरानी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। पुरानी चीज़ों से मुराद ये कि वही कूड़े करकट के ढेर, वही पुरानी इमारतें, ये नाला लई का इलाका है। ये कचहरी, सिविल लाइन्स, सर सैयद चौक और मरी रोड जो जंग बिल्डिंग के दरमियान का इलाका है, इसे कहते हैं काजी आबाद। और इसके साथ एक और ढोक आबाद है जिसे ढोक चरागदीन के नाम से याद किया जाता है। ये रावलपिंडी का वो गुमनाम शहर है जहाँ शायद ही कोई विलागर आज तक पहुँचा हो। लेकिन फिर ये इलाका भी डेवलप होता चला गया। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ बिजली घर बनाया गया। ये जिस तरफ मेरा कैमरा है इसके अकबी समत आपको बिजली घर नज़र आएगा। अब भी वो बिजली घर एक्टिव है और रावलपिंडी के कंटोनमेंट के बड़े इलाके को यहाँ से बिजली फराहम की जाती है। उसके बाद फिर वापडा कॉलोनी बनी, ज़्यादातर वापडा के मुलाजमीन को रिहाइश दी गई। इसी के पीछे रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन बना। 1881 में रेलवे लाइन बिछाई गई जिसकी एक तंग पुलिया और दो बड़े पुल आज भी मौजूद हैं। 150 साल गुजरने के बावजूद भी उन पर से रेलवे ट्रैफिक गुजरता है। ये वही इलाका है जहां 1939 से 1945 तक दूसरी जंग अजीम में एक सिपाही जमालदीन यहाँ से बर्मा के महाज पर गया। उसने जंग भी लड़ी और फिर आते हुए बर्मा से अपने लिए दुल्हन भी तलाश कर लाया। ये इसी इलाके में एक नौजवान पायलट की कब्र भी मौजूद है जो तैयारे में आग लगने की वजह से शहीद हुए थे। यहीं एक कदीम डाकखाना और PCO भी मौजूद है जो पुराने दौर की यादें ताज़ा करते हैं कि कभी फ़ोन करने के लिए PCO भी जाना पड़ता था। आजकल तो आटा, चीनी, दाल सारा कुछ जो है वो आपको बाज़ार से दस्तयाब है, लेकिन एक दौर वो भी था कि जब आपको आटा और चीनी राशन डिपो से मिला करती थी। वो एक राशन डिपो भी इस इलाके में मौजूद है जो अब बंद हो चुका। लई का ये किनारा इस लिहाज से भी तारीखी है कि यहाँ कभी वो डोली भी चला करती थी जो लोग लई को पार करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब उस डोली का वजूद तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको उसका वो स्टेशन ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ से वो चला करती थी। आप उसे स्टेशन ही कह सकते हैं। फिर इस इलाके की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये सामने जो का हिस्सा है, यहाँ भैंस कॉलोनी आबाद की गई, यानी लोगों ने भैंसें पाली। उस वक्त इतनी पाबंदियाँ नहीं होती थी कि जी शहरों में आप जानवर नहीं पाल सकते, दूध देने वाले या दूसरे जो गंदगी फैलाते हैं। ख़ासतौर पर इसका जो फुजला है यानी गोबर है, वो जब पानी में गिरता है तो पानी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर गवाले आबाद थे। फिर इस इलाके में एक मिज़ाइल की कब्र भी है। कब्रें वैसे लोगों की होती हैं, लेकिन एक ऐसा मिज़ाइल भी है जिसकी कब्र बनाई गई। वो मिज़ाइल यहाँ कब आया, कैसे उसकी कब्र बनी, वो मैं आपको व्लॉग में आगे चलकर बताता हूँ। ये लई जो एक ज़माने में बहुत साफ और शफाफ हुआ करता था, लेकिन अब ये गंदा नाला बन चुका है। रावलपिंडी का ये वो नाला है जब बिफरता है तो फिर ये कई बस्तियां अपने साथ बहा ले जाता है।
इसके किनारे एक सड़क बनाने का प्रोग्राम था, दोनों किनारों पर लई एक्सप्रेस वे के नाम से। कोई मेरा ख्याल है 20 साल पुराना मंसूबा है, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया। कहते हैं कि अगर वो लई एक्सप्रेस वे बन जाए तो रावलपिंडी के ट्रैफिक के मसाइल बहुत सारे हल हो जाते हैं। लेकिन ये वो जुमला है या ये वो बात है जो मैंने रावलपिंडी में कोई 25-26 साल क़याम के दौरान बारहा सुनी। जब रावल रोड बन रहा था तो कहा गया कि रावल रोड जब बनेगा तो ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर मरी रोड को कुशादा किया गया, हत्ता कि जो सबसे मुश्किल मरहला था वो इसका मरीड हसन का पुल था जिसे कुशादा किया जाना था, वो कुशादा कर दिया गया। लेकिन अब वो मामला फिर वहीं का वहीं रहा। फिर मेट्रो लाइन बिछ गई, वो मरी रोड ख़त्म हो गया जो ऊपर से वो खाली हुआ करता था। तब कहा गया कि जी ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हो सके। तो ट्रैफिक के मसाइल भी वहीं हैं, नाला लई भी वहीं हैं, और अगर एक्सप्रेस वे बन जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो ट्रैफिक के मसाइल रावलपिंडी के हल हो सकते हैं। लेकिन ये तारीख़ी इलाका है, आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ रावलपिंडी का वो गुमनाम शहर जिसकी अब तक कोई वीडियो यूट्यूब पर दस्तयाब नहीं। आइए ज़रा खोजते हैं कि इस ढोक चिरागदीन में और काज़ियाबाद में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं। ये सामने आपको जो चबूतरा सा नज़र आ रहा है मिट्टी का बना हुआ, ये उस चेयर लिफ्ट का प्लेटफॉर्म था जो नाला लई पार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शुरू में तो मुकामी लोग यहाँ आबाद थे, लेकिन फिर जब हमारे पख्तून भाई यहाँ आकर आबाद हुए तो उन्होंने नाला लई को अबूर करने का एक पुल नहीं होते थे तो एक सस्ता तरीका जो है ईजाद किया। यहाँ लोहे की रस्सी इस खंभे के साथ बंधी होती थी और वो जो सामने दरख्त है उस दरख्त के साथ इसका दूसरा सिरा बंधा होता था, और लकड़ी की एक तकोन सी बनाई होती थी ट्रायंगल, उसके नीचे लोहे की डोली नस्ब थी जिसे आप लोकल चेयर लिफ्ट कह सकते हैं। तो ये अब चेयर लिफ्ट तो बाकी नहीं बची, ज़रा पुल बन गए, अब ज़रूरत भी नहीं रहेगी इस तरह किसी को पार करने की। लेकिन नाले के पार भी आपको पत्थरों का एक चबूतरा नज़र आ रहा होगा, वो उसका पार का स्टेशन था और ये इस तरफ का स्टेशन हुआ करता था। उस ज़माने में 5 रुपये का नोट हुआ करता था और 5 रुपये ही किराया होता था एक तरफ जाने का। यानी अगर इधर से आप उधर जाएं तो 5 रुपये देकर उधर चले जाएं, और अगर उधर से इधर आना है तो 5 रुपये का नोट देकर वहाँ से यहाँ आ जाएं। लेकिन जब पुल बन गए, चिंगजी चल गई, रिक्शे तांगे चल गए, तो फिर इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। और अब डोली तो नहीं, तो मैंने कहा मैं कम से कम आपको उसका वो स्टेशन ज़रूर दिखा दूँ जहाँ से वो चेयर लिफ्ट कभी चला करती थी। अब ये मामला ख़त्म हो चुका, लेकिन ये कि जो हमारे कोस्तान के इलाके हैं या शुमाली इलाका जाता है, अब भी वहाँ बहुत तुंदो तेज़ दरियाओं को पार करने के लिए मुकामी तौर पर तैयार करदा चेयर लिफ्ट इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें अक्सर डोली ही कहा जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो इस इलाके में बिजली घर कायम किया गया जो आज भी मौजूद है। मरीड हसन का बिजली घर, जहाँ से आदड़ा, टंच, भाटा, बकरा मंडी और बहुत दूर दूर तक बिजली फराहम की जाती है। उसके साथ बाबडा कॉलोनी बनाई गई ताकि जो बाबडा के मुलाजमीन हैं वो यहाँ रह सके। तो यूँ अब ये कह सकते हैं कि इस इलाके में यानी लई के इस पार जो रावलपिंडी का नया शहर था वहाँ बनने वाली ये पहली बाबडा कॉलोनी थी। ये ज़ाहिर बने हुए खासा अर्सा हो गया, कुछ 77-78 साल हो गए। लिहाजा जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया गलियां नई बनती गई, लेकिन घर नीचे रह गए। ये मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ इसका कि घर की चौखट जो है वो नीचे रह गई है और गली जो है वो ऊंची हो गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ नए सिरे से गलियाँ बनाते रहे, लेकिन हमने नीचे खुदाई करने की ज़हमत नहीं की, बल्कि ये किया कि एक गली के ऊपर दूसरी गली तामीर होती रही, फर्श डलता रहा और घर जो कि ज़ाहिर दोबारा तो नहीं बन सकते थे, ज़्यादा घरों के जो दरवाजे हैं वो नीचे हो गए और गली ऊंची हो गई। अब पानी से बचाव के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है, नशेबी इलाका है, जब बारिश होती है तो यहाँ अच्छा खासा पानी आता है, इस गली से यूँ गुज़रता है पानी जैसे किसी दरिया से गुज़रता हो। तो लोगों ने अपने बचाव के लिए अपने घरों के सामने या तो थोड़े से बंद बना लिए हैं या उन दीवारें खड़ी कर ली हैं छोटी छोटी सी, ताकि पानी घरों के अंदर दाखिल ना हो सके। ये इसी तरह की एक छोटी सी बनी हुई है। ये बाबडा कॉलोनी आप कह सकते हैं कि रावलपिंडी की अव्वलीन बाबडा कॉलोनियों में से एक है। ये एक छपरा डला हुआ है और एक ये दरवाज़ा मुझे नज़र आया है रखा हुआ, कदीम दरवाज़ा। मुमकिन है किसी हवेली का रहा हो या किसी पुराने घर का रहा हो, और उसने नाकारा समझकर, जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई हो तो नाकारा समझकर उसने इसे यहाँ गली में डाल दी है। अब ये धूप, बरसात, गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मुझे
ये देखकर खुशी हुई है कि इसकी ये कोई इसी ऐसी लकड़ी का बना हुआ है, यानी देवदार और चीड़ वगैरह की लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी पुराने ज़मानों में दरवाज़े बनाने के लिए। ये ख़राब नहीं हुई, अभी भी ये धूप में रखा हुआ है लेकिन सही सलामत है। यानी अब भी अगर इसे किसी घर की मरकज़ी दरवाजे पे पर लगा दिया जाए इन पटों को, तो यूँ लगेगा कि ये दरवाज़ा नया है। रावलपिंडी को लाहौर के साथ रेलवे लाइन के ज़रिए 1881 में मिलाया गया और रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी 1881 में ही तामीर हुआ। ये रेलवे लाइन जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये भी उसी के लगभग यानी 1880-1881 में मुकम्मल हुई। इस इलाके में मजमूई तौर पर 3 पुल हैं रेलवे के, जो अब भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। ये जो आपको सामने पुल नज़र आ रहा है, इसे तंग पुली कहा जाता है। यानी एक दौर ये था कि ये जो पुराने पत्थर बने ये लगे हुए हैं ना सामने, ये घूम कर चले जाया करते थे और ये सिर्फ एक तरफ की ट्रैफिक इस पर चल सकती थी। यानी एक तरफ का जो है वो अगर कोई रिक्शा वगैरह या कोई तांगा उस ज़माने में होता था वो आ जाता था, तो दूसरे को जो है वो रुकना पड़ता था दूसरी तरफ, और फिर जब वो गुजर जाया करता था तो फिर इधर से जो तांगा या रिक्शा या कोई और सवारी जाया करती थी उसे गुजरने का मौका मिलता था। इस पुली को खुला कर दिया गया। ये अप्रैल 2010 की तारीख लिखी हुई है जी, 1 अप्रैल 2010। लेकिन अब भी इसे तंग पुली ही कहा जाता है। ये पुली का जो नक्शा है वो इस तरह का होता था। ये इस तरह की पुली होती थी ये, और पत्थरों को काट कर उससे ये रास्ता बनाया गया था। लेकिन फिर जो है वो इसे दो रोया कर दिया गया। ये जाने की सड़क है उस तरफ और वो आने की सड़क है, और ये सामने बैरियर बनाए गए हैं सीमेंट के, जो इस बात की निशानी है जी कि इससे ऊंची गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं सकती। ऊपर जो रेलवे लाइन है ये वो नहीं है जो रावलपिंडी से लाहौर जा रही है, बल्कि चूँकि गैरिजियन सिटी है रावलपिंडी और अंग्रेज़ दौर से गैरिजियन सिटी चला रहा है, लिहाजा कुछ रेलवे लाइनें फ़ौजी मकासद के लिए भी बिछाई गई थी। तो ये ऊपर जो इसके रेलवे लाइन है वो वही रेलवे लाइन है जो आर्मी डेपो को जाया करती थी और अब भी जाती है। सन 2000 में जब सैलाब आया था तो नाला लई ने यहाँ बहुत तबाही मचाई थी, और यहाँ तक कहा जाता है कि जानवरों के साथ साथ बाद इंसानों की लाशें भी तैरती हुई यहाँ से गुजरी थीं। इब्तदाई तौर पर अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन तंग पुल था और लई के पानी का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सका, कई बार तबाह हुआ। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस पुल को नए सिरे से बनाया गया। ये सामने जो दरख्तों की आड़ में आपको पुल नज़र आ रहा है, ये रेलवे का पुल है और अब भी एक्टिव है। यानी जब फ़ौजी डिपो के लिए कोई ट्रेन निकलती है रेलवे स्टेशन से तो वो इसी पुल से होकर गुजरती है। कहते हैं कि जब 2000 में सैलाब आया था तो वो इतना शदीद था कि इंसानी जानें तो ज़ाया हुई, लेकिन ये जो इलाका है ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया था। और ये जो सामने जो घर नज़र आ रहे हैं आपको, जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनकी 2-2 मंजिलें पानी में डूब गई थी। और फिर कई दिन के बाद जो है वो सैलाब का पानी उतरा और मामला के बहाल हुए। उसके बाद फिर ये नाला लई को कुशादा करने का काम भी शुरू हुआ। अब भी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो निकाले जाना चाहिए, यानी भल सफाई जिसको कहना चाहिए वो होनी चाहिए इसकी। ये पत्थर बड़े बड़े पत्थरों के ढेर नीचे तक गए हुए हैं, इसकी वजह से नाले का बहाव रुकता है। लई के किनारे खड़ा हूँ तो ये भी मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि एक ज़माने में ये लई का पानी बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था और लोग इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। इस्लामाबाद की हदूद में अब भी बाज़ मकामात पर नाला लई जो कि मारगला की पहाड़ियों से निकलता है, अब भी CDA ने कई ट्यूबवेल लगाए हुए हैं जिनसे मुतअद्दिद सेक्टर्स को पीने का पानी फराहम किया जाता है। लेकिन असल गंदगी इसमें तब आती है जब ये रावलपिंडी के हदूद में कटारी के पास दाखिल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी शहर के तमाम नाले लई में गिरते हैं और फिर ये बाकायदा दरिया बन जाता है। इसे आप अगर दरिया लई कहें तो भी गलत ना होगा। फिर सवां अड्डे के पास ये और दरिया स्वां दोनों आपस में मिल जाते हैं। 2 पुल बने हुए हैं, एक लई का है और एक स्वां का है, और दोनों ही लगते हैं कि जो है वो बड़े बड़े दरियाओं के पुल हैं। तो फिर ये एक होकर आगे बढ़ते हैं और स्वां का पानी जो कहते हैं कि तहजीबों का आकाश था, तहजीबों का परवरदा होता था, लाखों साल पुरानी तहजीबों ने उसके किनारे जन्म लिया। फिर लई का पानी उसे मज़ीद आलूदा करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो सामने मरीड़ हसन का मेट्रो स्टेशन है। ये इस लिहाज से बड़ा यादगार स्टेशन है
ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो का सबसे बुलंद स्टेशन भी है, क्योंकि पहले रेलवे लाइन का पुल है और उसके ऊपर फिर मेट्रो का पुल बनाया गया है। लिहाजा रावलपिंडी इस्लामाबाद के सफ़र के दौरान ये वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मेट्रो बस अपनी इंतहाई बुलंदी पर से गुजरती है। मैं इस वक्त एक ऐसी इमारत के सामने खड़ा हूँ जिसे ढोक चिराग दीन का अकलौता राशन डिपो कहा जाता है। ये जो दो दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, ये राशन डिपो के दरवाजे थे और किसी ज़माने में राशन पर यहाँ से चीनी, गंदम, जौ, दालें, घी, ये सारा कुछ मिला करता था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बरसगीर में राशन सिस्टम का आगाज़ गंदम और खुर्दनी तेल की कमी के बायस 1942 में जंग अजीम दोम के दौरान शुरू हुआ, लेकिन ये किसी न किसी सूरत क़याम पाकिस्तान के बाद भी जारी रहा। 1965 और फिर 1971 की जंगों के बाद गंदम, तेल, घी और चीनी पर सरकारी कंट्रोल होने की वजह से ये सब राशन पर मिला करता था। राशन कार्ड होते और उन पर तमाम अहल खाना का इंदराज होता और ये सब अशिया उसी तादाद और मकदार के हिसाब से शहरियों को फराहम की जाती। पाकिस्तान में भुट्टो दौर हुकूमत के बाद भी कमोबेश 1980 की दिहाई तक राशन कार्ड पर इन अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। 1980 में हुकूमत की तरफ से गंदम की रज़ाकाराना ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हुआ और बिल आखिर फरवरी 1987 में राशन सिस्टम का बाकायदा ख़ात्मा अमल में आया। मैं ख़ुद अपने वालिद गिरामी के साथ सक्खर में राशन डिपो जाया करता था और राशन लेकर आया करता था। यानी मैंने अपने बचपन में भी राशन डिपो का निज़ाम देखा है कि किस तरह चीनी, दालें, घी और गंदम या आटा ये राशन पर मिला करता था। अब तो खैर किसी को ये याद भी नहीं होगा कि एक दौर ये भी था कि जब गंदम की किल्लत हुआ करती थी और सरकारी कंट्रोल नहीं था, यानी सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदी जाती थी और फ्लावर मिलों को फराहम नहीं की जाती थी, तब ये सारा निज़ाम चला करता था। आजकल एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है रेजिडेंशिया, यानी मॉल और रेजिडेंस एक साथ, नीचे मॉल होता है और ऊपर जो है वो घर होते हैं। तो ये जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है, ये इस इलाके की यानी ढोक चिराग दीन की, जिसे अब कौसर कॉलोनी कहा जाता है, ये उसका रेजिडेंशिया था। अब तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स बन गए, वही रेजिडेंशिया जो मैंने आपको बताया है, लेकिन पुराने दौर में भी ये सब कुछ था। मैं ढोक चिराग दीन की एक दुकान पर खड़ा हूँ जिसे इस इलाके की सबसे पुरानी दुकान होने का एजाज़ हासिल है और वो भी नस्वार की पुरानी दुकान। नाम है इसका खटक जनरल स्टोर। ये सामने खटक जनरल स्टोर है। नस्वार के बारे में ये कहते हैं कि जो लोग नस्वार खाते हैं उनका ये कहना ये है कि जन्नत में कुछ हो या ना हो, नस्वार ज़रूर होनी चाहिए। अगर जन्नत में नस्वार ना हुई तो जन्नत का कोई मज़ा नहीं है। ये जनाब खटक साहब है, इनके वालिद गिरामी ये काम किया करते थे और ये कहते हैं जी कि 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें ये दुकान करते हुए। आपका पूरा नाम क्या है सरकार? अख्तर हुसैन खटक। अख्तर हुसैन खटक। तो आपका यही ईमान है कि जन्नत में कुछ और हो या ना हो, नस्वार ज़रूर होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, तो नस्वार के अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? लोग ये देख लें सब कुछ। अच्छा, जरूरत की हर चीज़ है। सुना है तंबाकू भी आप बेचते हैं? तंबाकू भी है, नस्वार भी। खाने वाला तंबाकू या पीने वाला तंबाकू? नहीं, पीने वाला। पीने वाला तंबाकू। तो ये खाने और पीने वाले तंबाकू में क्या फ़र्क होता है? नहीं, खाने वाला जो है ना वो तो ये पान वाले इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो है ये पीने वाला है। अच्छा। हर किस्म की वैरायटी है, तारीख भी है। ये तंबाकू भी है पंजाब वाला। अच्छा, ये पंजाब का तंबाकू है। अच्छा, सरगोदे का तंबाकू। सही। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है? दोनों किस्में हैं। अच्छा, ये सॉरी, ये कौन सा है? ये भी सरगोदे का है, ये भी। ये कोड़ा है, ये ज़रा मीठा है। ये मीठा है? ये कोड़ा है, ये मीठा। अच्छा, ये मीठा है, ठीक। यानी इसमें वो शक्कर की गुठली रखने की ज़रूरत नहीं है? गुड़ रखना पड़ेगा। गुड़ रखना पड़ता है। इसलिए कि मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों की बहुत चिल्में बनाई हैं, ज़्यादा मुझे पता है कि वो गुड़ की गुठली भी एक रखी जाती है उसमें। अच्छा, ये वाला है पतरी तंबाकू। पतरी तंबाकू, ये कहाँ का है? ये पेशावर का, एबटाबाद का। ओके, और इसकी क्या खास बात है? ये मीठा है। ये मीठा है? अच्छा 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 अच्छा। तो इसका मतलब है ये जो लोग आजकल जदीद वो सैलून्स में बैठकर हुक्के पीते हैं, शीशों वाले, जिसे शीशा कहते हैं, तो नहीं उसकी वो ये उसी की बुनियादी शक्ल है ना? नहीं, वो और चीज़ होता है, वो फ्लेवर डालते हैं। फ्लेवर डालते हैं। इसमें हम सिर्फ वो गुड़ की गुठली रखा करते थे। गुड़ की, ये नुकसान नहीं देती, वो नुकसान देती है।
लेबर। ज़ाहिर है उसमें केमिकल है, वो तो नुकसान देगा, लेकिन आजकल हमारी कौम सारी की सारी शीशे पर लगी ये हुई है। बिल्कुल ऐसे ही इससे बेहतर है कि वो हुक्का पी लें। होका पी लो, वो जरा फ्लेवर होकर आता है पानी में से। वैसे आपस की बात है कि बचपन में मैंने भी हुक्का पिया है। ज़रा मैं पेंडू हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, तो आपको पता है कि गाँव में हुक्का तो हर घर की ज़रूरत होता है, बल्कि लाजम मलजूम होता है और बड़ा सजाया हुआ होता है हुक्का उन्होंने। ऐसे ही तुम्हारा बहुत शुक्रिया खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पूछ रहे हैं, मैं आया हूँ जो ढोक चिरागदीन की एक गली में, जहाँ किसी ज़माने में डाकखाना और पीसीओ हुआ करता था। अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो जब चाहे जहाँ चाहे उसे डायल करके बात कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, तस्वीरें बना सकता है, भेज सकता है। लेकिन एक ज़माना ये था कि अगर आपको कहीं फ़ोन करना होता था तो पीसीओ तलाश करना पड़ता था, और शुरू में पीसीओ डाकखानों में बनाए गए थे। जो डाकखाने होते थे उनके साथ पीसीओ भी होता था। ये ढोक चिरागदीन का पुराना डाकखाना और उसके साथ पीसीओ जो अब बंद हो चुका है। यहाँ से टिकटें वगैरह मिला करती थी, ये जो जाली कटी हुई है थी, और डाक वसूल की जाती थी, और ये पीसीओ था। यहाँ फ़ोन लगा होता था और आपने शहर में या बैरून शहर जहाँ कहीं कॉल करनी होती थी, यहाँ से कॉल कर सकते थे। लेकिन और कॉल जो उस ज़माने में ट्रंक कॉल बुक हुआ करती थी, यानी अगर जो है वो किसी आपने शहर के बाहर या मुल्क से बाहर कॉल करनी होती थी तो ट्रंक कॉल बुक हुआ करती थी, और ऑपरेटर जो है वो पहले पूछा करता था जी कि फ़लाँ नंबर से ट्रंक कॉल बुक करवाई गई है। ढोक चिरागदीन की उस गली में जहाँ पीसीओ और डाकखाना मौजूद था, मेरी मुलाकात मोहम्मद वहीद साहब से हुई। आजकल ये पहलवानी करते हैं और ये जो मोहरे खिसक जाते हैं या नाव उतर जाती है, ये वो सारा काम करते हैं। मोहम्मद वहीद साहब, कोई अपनी पुरानी माजी की याद ताज़ा करें। सबसे पहला जो ढोक चिरागदीन का जो था डाकखाना ढोक चिरागदीन का था, इसके साथ ये जो पहला पीसीओ हमारे यहाँ 1976 में बना था, ये अच्छा। पीसीओ था मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, सही। ये नज़र आ रहा है आपको। तो डाकखाना फिर कब बंद हुआ? ये डाकखाना 2002-3 में सलाब आने के बाद, अच्छा सर, 2001 में सलाब आया था। सलाब आने के बाद ज़ाहिर है फिर इसकी जो कागजात थे वो सारे पानी वगैरह में हो गए थे, फिर उन्होंने यहाँ से उसको मिरिड असर में शिफ्ट कर दिया गया इसको। अच्छा, वो जो मरीड असर वाला डाकखाना है वो यही डाकखाना था जो वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा, आप जो काम करते हैं ज़रा तो मुझे उसके बारे में बताएं, शायद किसी का भला हो जाए। मेरा काम ये है कि खुदा ना खासा ये गर्दन के डिस्क आपकी जो हिल जाती हैं, कमर के डिस्क हिल जाती हैं, सही। आपकी ये गोडे की निक है ये हिल जाती है, डॉक्टर कहते हैं 9 लाख 10 लाख 15 लाख में हम डालते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका इलाज करते हैं, उसको मलते हैं और अपनी जगह पर लेकर आते हैं। कोई दवाई कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से कलाम के जरिए अल्लाह फीसबिल्लाह करते हैं या कोई मुआवजा देते हैं? कोई खुशी से देना चाहे तो वो खुशी से कुछ दे भी जाता है, अच्छा। वो उसकी मेहरबानी है। तकरीबन अरसा 36 साल से तकरीबन ये अभी खिदमत कर रहा हूँ लोगों की। मरीज रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना बड़े पूरे पाकिस्तान से आते हैं, सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरे अच्छा। पाकिस्तान से मेरे पास लोग आते हैं। ठीक। दुरूद शरीफ और ये हाथ की तेल, सरसों के तेल की मालिश। चलिए, अल्लाह ताला आपके हाथों को बरकत दे, और जो चीज़ आपने बताई है वो तो है ही बाबरकत। अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ से जो है वो सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं, आमीन। मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आमीन। और इसका अजर दे दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमसे बात की। ये राब्ता नंबर लिखे हुए हैं जी, मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि शायद किसी को ज़रूरत पड़ जाए, तो आप इन नंबरों पर मोहम्मद वहीद साहब से रब्ता करके यहाँ ढोक चिरागदीन आ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपका मर्ज़ ठीक होगा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। पुराने ज़माने के घर बहुत टिपिकल टाइप के हुआ करते थे, रोशनदान रखे जाते थे हवा की आमद रफ्त के लिए, ये खिड़कियाँ हुआ करती थी, उनके आगे ये ग्रिल लगाई जाती थी। अब तो शायद ये सारे निज़ाम ख़त्म हो गए, ग्रिल्स जो है मॉडर्न हो गई, और खिड़कियों का जो है वो अंदाज़ बदल गया, लकड़ी की जगह एलुमिनियम की खिड़कियाँ आ गई। मतलब पुराने घरों का जो एक अंदाज़ था तामीर का वो ख़त्म हो गया। अब नया अंदाज़ तामीर है। ये देखें, ये नया दरवाज़ा लगा हुआ है एलुमिनियम का, लेकिन पहले लकड़ी का ही दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। उनकी कोशिश होती कि दरवाज़ा लकड़ी का हो और मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा हो। ये भी पुराने घर, रोशनदान, और ये पुरानी खिड़कियाँ, और ये सुलेमान मंजिल, ये इसका जो है वो पुराना तर्ज़ तामीर, ये रोशनदान बने हुए हैं, खिड़कियाँ जालियाँ, वो ऊपर तक जो है वो मेरा 3 मंजिला इमारत है। ये उन पुरानी इमारतों में से एक है। ये भी एक अंदाज़ होता था जी पुराने तर्ज़ तामीर का, के सामने बरामदे बनाए जाते थे। आजकल तो खैर थड़ों पर बैठने का रिवाज कम हो गया, लेकिन रावलपिंडी के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ लोग फारिग वक्त में बाहर
थड़ों पर बैठ के गपशप करते हैं। तो ये जो बरामदे थे ये इसलिए बनाए जाते थे कि मतलब घरों में ड्राइंग रूम नहीं होते थे, लोगों को घरों के अंदर ले जाने का रिवाज कम होता था, तो अक्सर लोग इसी तरह के बरामदों में बैठकर एक दूसरे से गपशप किया करते थे, हाल अहवाल लिया करते थे और पूरे दिन की कार्रवाई बताया करते थे और सुना करते थे। गाज़ियाबाद की पुरानी बस्ती और इसकी कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी गलियाँ, दोनों जो घर हैं उनके जो छतियाँ हैं या छत्ते हैं वो मिले हुए हैं आपस में और सिर्फ गुजरने का रास्ता छोड़ा हुआ है। तारीख गली जिसमें सूरज किसी भी मौसम में दाखिल नहीं हो सकता, यानी ये ऊपर से ये एक तरफ का घर है जो सफ़ेद रंग का है, जो ऑफ वाइट कलर का ये दूसरा घर है और इनके जो बरामदे हैं या इमारतें हैं वो आपस में मिली हुई हैं। एक पाइप की जगह छोड़ी हुई है कि ये पाइप नीचे ड्रेन पाइप जो है वो आ सके, अदरवाइज़ दोनों घर आपस में मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत कम इस तरह की गलियाँ और इस तरह की तामीरात रावलपिंडी में दिखाई देंगी। इस तरह की गलियाँ देखकर मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की वो चीज़ बात याद आ जाती है जो उन्होंने कहा था कि इतनी तंग गलियाँ हैं कि अगर एक मर्द और औरत आमने सामने से आ जाएं तो सिवाय निकाह के किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं बचती। तो इसी तरह का कोई जुमला था और ये गली देखकर मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब बेख्तियार याद आ गए। जब गाज़ियाबाद आबाद हुआ तो ज़ाहिर है यहाँ जो लोग रहते थे उनकी सहूलत की दुकानों की ज़रूरत भी पड़ी। ये जो छोटी सी दुकान आपको दिखाई दे रही है ये इस इलाके की पहली दुकान थी जहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें ही दस्तयाब थी। दुकान छोटी सी है लेकिन ये कि उस ज़माने की ज़रूरतें भी चूँकि महदूद होती थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़माना बदलता गया, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई, लेकिन उस ज़माने की जो ज़रूरतें थी ये इस दुकान से पूरी हुआ करती थी। और इस छोटे से कॉर्नर को ये एजाज़ हासिल है कि गाज़ियाबाद की सबसे पहली दुकान यही थी। ये गाज़ियाबाद का कब्रिस्तान है और इसमें वैसे तो ज़ाहिर है बहुत सी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एक कब्र बतौर ख़ास दिखाने के लिए लाया हूँ जो शहीद पायलट ऑफिसर फ़ारूक सुल्तान की कब्र है। इनके वालिद गिरामी शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर थे बिजली कंपनी रावलपिंडी में। ये साथ जो है वो सामने उनकी कब्र भी आपको दिखाई दे रही होगी। अच्छा, ये जालियाँ लगाने की मैं पहले वजह आपको बता दूँ कि ये पहले कब्रें खुली होती थी दोनों, लेकिन कुछ लोगों ने इनके कदमों में लाकर कुरानी आयात और कुछ मुक़द्दस कागज़ात रखना शुरू कर दिए। लगा उनके लवाहिकीन ने इसे बंद करवा के मतलब बाकायदा कमरा बनवा के बाहर ताला लगा दिया है। आसार ये बताते हैं कि काफ़ी अरसे से कोई शख्स शायद इन कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं आया। जो अंदर की सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मैं बाहर जालियों के बैठकर आपको शहीद पायलट ऑफिसर की कब्र दिखा रहा हूँ, फ़ारूक सुल्तान की। अच्छा, इनकी कब्र पर जो कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि पायलट ऑफिसर फ़ारूक सुल्तान उम्र 21 साल जेट तैयारे में आग लग जाने से बमकाम दादू बरोज़ जुमेरात 14 जनवरी 1965 मुताबिक 9 रमज़ान मुबारक 1384 हिजरी को शहीद हुए और जुमा मिलिट्री एजाज़ के साथ दफन किए गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो ये जेट तैयारा मेरा ख्याल है कि पाक फ़ज़ाइया का ही होगा, कोई इसमें तफसील तो नहीं लिखी हुई, और अगर मिलिट्री एजाज़ के साथ इन्हें सबूत किया गया है तो यकीनी तौर पर जो है वो ये इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से होगा। वैसे तो ये कब्रिस्तान गाज़ियाबाद का कब्रिस्तान है, लेकिन शहीद मिल्लत पायलट ऑफिसर फ़ारूक सुल्तान की कब्र की वजह से इस पूरे कब्रिस्तान को ही पायलट की कब्र वाला कब्रिस्तान कहा जाता है या पायलट वाला कब्रिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। ये जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है ये सब तो कैंट बोर्ड की डिस्पेंसरी है, लेकिन गए ज़मानों में ये ढोक चिरागदीन का टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, जहाँ से आपको रावलपिंडी शहर में जाने के लिए टैक्सियाँ मिल जाया करती थी। वो छोटी मोरस टैक्सियाँ चला करती थी, अगर पुराने पीले और नीले पर काले रंग की। ये गाज़ियाबाद की वो गली है जो इस इलाके में सबसे पहले आबाद हुई, और जिस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ इसे कहा जाता है काजी हवेली या काजी हाउस आप कह सकते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये हवेली तामीर हुई थी। ये आपको इसकी चुनाई नज़र आ रही होगी, ये भी पत्थरों की चुनाई है, और वो जिन्होंने बनाई थी ये हवेली वो तो अब यहाँ नहीं रह गए, यानी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका। लेकिन बताया जाता है कि जब ये हवेली बनी थी तो इसके चारों तरफ खेत खलियान हुआ करते थे। ये वो पहली इमारत थी जो इस इलाके में वजूद में आई, बनाई गई, और उसके बाद जो है वो बाकी इलाका आबाद हुआ। उन्होंने सिर्फ ये हवेली ही नहीं बनाई
बल्कि इस इलाके की गलियाँ जो आज पुख्ता नज़र आ रही हैं, ये भी उन्हीं की मरहून मन्नत है। उन्हीं उसी काजी फैमिली ने इसे बनवाया। बाहर एक मस्जिद है, वो भी काजी फैमिली ने बनवाई, और ये इस इलाके के सबसे पहले मकीन थे, और इन्हीं की वजह से इस इलाके को काजियाबाद का नाम दिया गया। तो ये रावलपिंडी का वो गुमनाम शहर है। ये वो तंगो तारीख छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ इससे पहले कोई बिलागर ना तो आया है और ना ही उसने इसकी तारीख बताई है। अब भी इसकी तारीख बहुत से धुंधलकों में छुपी हुई है। यानी जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा बहुत कम लोगों को सन याद है कि किस सन में कौन सी जगह आबाद हुई। सिर्फ अंदाजे हैं कि जी पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले या पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले, इस तरह की बातें हैं जो मैंने यहाँ के मुकामी लोगों से सुनी। काजी फैमिली का कोई ऐसा फ़र्द मुझे दस्तयाब नहीं हो सका जो मुझे इस बारे में कोई हतमी तारीख बता सकता कि ये हवेली कब बनी है। बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, लेकिन वो शायद इस काबिल नहीं है कि वो मुझसे बात कर सकें या जो है वो मतलब बाहर आ सकें, और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बहरहाल यही वो रावलपिंडी का कदीम इलाका है जहाँ आज भी क़दामत सांस लेती है। ये काज़ियाबाद का वाटर सप्लाई सिस्टम। आपका नाम क्या है? भट्टी। अच्छा, ये खाली भट्टी हैं जी, इन्होंने अपनी ज़ात बताई है, मुझे नाम नहीं बताया। ये पानी खोल रहे हैं। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है खस्ता हाल और ईंटें निकली हुई, ये इस इलाके का सबसे पहला स्कूल था और इसका नाम था जिना पब्लिक स्कूल। खातून एक इसकी हेडमास्टर हुआ करती थी। तो अगर स्कूल बंद हो चुका, ख़त्म हो चुका, लेकिन ये काज़ियाबाद का पहला स्कूल था। ये इसका मेन दरवाज़ा, खिड़कियाँ, और ये प्रिंसिपल का दफ्तर होता था। ये जो छोटा सा दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। यार अब तो बड़े बड़े स्कूल बन गए, बैनुल-अक़वामी स्कूलों की चेन्स बन गई, लेकिन उस वक्त ये काज़ियाबाद का भी यही भी स्कूल था। ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है, ये बाबा जमालुद्दीन का घर है। बाबा तो खैर वो बाद में हुआ, लेकिन जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस ज़माने में तो वो जवान थे। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक जो लड़ी गई, उसमें वो बर्मा के महाज पर गए थे लड़ने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से। हरीपुर हज़ारा के रहने वाले थे, और वहाँ से वो न सिर्फ जंग जीत कर वापस आए, बल्कि आते हुए एक बर्मी खातून को भी साथ ले आए और उनसे निकाह कर लिया। यहाँ आकर वो मुसलमान हुए और फिर वो इसी घर में रिहाइश पजीर हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी। अगर कोई औलाद होती, कोई पोता होता या पड़पोता होता, तो मैं यकीनन उनसे बात करता और कोई पुरानी यादें उनसे ताज़ा करते। लेकिन इसी घर में वो रहा करते थे। ये गेट वगैरह तो नया लगा, इसकी तामीर भी नए सिरे से हुई। वो जो पुराना दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है साथ, इस दरवाज़े में जब वो बूढ़े हो गए तो फिर उन्होंने यहाँ इसी एक कमरा है, इसमें कपड़े की एक दुकान खोल ली, जो अनस्टिच कपड़ा यानी खुला कपड़ा वो बेचा करते थे। और एक अच्छी बात ये थी कि वो गरीबों को या मुस्तहिकीन को या उन लोगों को जो पूरी कीमत देने की इस्तात नहीं रखते थे, उन्हें वो किस्तों पर कपड़ा दिया करते थे। और 38 साल कहते हैं कि उन्होंने वो दुकान चलाई। और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो इलाके के रहने वालों ने सोग भी मनाया, क्योंकि उनका अपना कोई नहीं था सोग मनाने वाला। लिहाजा इलाके के लोगों ने मिलजुल कर उन्हें दफन किया, दोनों मियाँ बीवी को, और वो आखिर वक्त तक इसी घर में मुकीम रहे। अच्छा, यहाँ के कुछ मुकामी रहने वालों से मेरी बात हुई ताया जमालुद्दीन के बारे में, या ताया जमाल के बारे में। दीन तो पता नहीं उनके साथ नाम के साथ था या नहीं था। तो वो बताते हैं कि ताया की हिस्से नज़ा बहुत अच्छी थी। तो हम अक्सर पूछा करते थे कि ताया बर्मा तुम जंग लड़ने के लिए गए थे, वहाँ से ये लड़की ले आए हो। तो वो हंस के कहा करते थे कि यार वहाँ मुझे सर्दी लगी तो एक दिन मैं लड़ना बाज़ार चला गया, वहाँ से मैंने डांगरी ख़रीदी ताकि मैं पहन सकूँ। तो डांगरी को जब मैंने झाड़ा उसकी गर्द निकालने के लिए, तो उसमें से ये भी निकल आई, तो मैंने इसे भी रख लिया। तो वो इस तरह की उनके हिस्से मिज़ा थी और लोग उससे बहुत महसूस हुआ करते थे। इसीलिए आज भी इस इलाके में उन्हें अच्छे अल्फाज से याद किया जाता है। काज़ियाबाद और ढोक चरागदीन की 90% से ज़्यादा गलियाँ इसी तरह की तंगो तारीख हैं, जिनमें किसी किस्म का कोई रिक्शा या सुजुकी गाड़ी या शहजूर नहीं जा सकती। यानी आप सामान किसी चीज़ पर गाड़ी पर लाद कर नहीं ले जा सकते। इसलिए ये यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मकबूल तरीन। आपको घर बनाना है, घर की मुरम्मत करानी है, कोई सामान लेकर जाना है, तो वो इन्हीं पर लाद कर आपको ले जाना पड़ेगा। और ये यहाँ इनके ठिकाने बने हुए हैं जहाँ से ये आपको किराए पर दस्तयाब हैं।
मालिक इनके साथ होता है। ये ईंटें भी रखी हुई हैं, साथ रेत, साथ बजरी, ये सारा कुछ रखा हुआ है। यानी आप आएँ, किराया दें और इन्हें हायर कर लें और फिर अपनी मतलूबा चीज़ लाद कर मतलूबा जगह पर ले जाएं। ये गाज़ियाबाद का रेलवे फाटक है और इसकी अहमियत ये है कि जो सामने का इलाका है ये सर सैयद चौक, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, टीपू रोड जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे पीछे गाज़ियाबाद और ढोक चिरागदीन का इलाका है। और अगर मैं रेलवे लाइन पर आपको जाकर दिखाऊं तो ये उल्टे हाथ को रावलपिंडी रेलवे स्टेशन ये वो है और ये रेलवे लाइन लाहौर को जा रही है। इसे खुदकुशियों वाला फाटक भी कहा जाता था। एक ज़माने में ये पुख्ता फाटक नहीं होता था और आए दिन कोई ना कोई यहाँ कोई नौजवान आकर खुदकुशी कर लिया करता था। ट्रेन के आगे लेट जाया करता था और ट्रेन उसे रौंदती गुजर जाया करती थी। या जब ये पुख्ता फाटक नहीं था तो बाज़ औक़ात रिक्शे और टैक्सियाँ भी गाड़ी की जद में आ जाया करती थी। इसी वजह से इसे खुदकुशी वाला या खुदकुशियों वाला फाटक कहा जाता था। लेकिन बाद में फिर इसे फाटक बना दिया गया। यहाँ अब फाटक वाला भी मौजूद है। ट्रेन आने से पहले उसे इत्तला मिलती है, वो फाटक बंद करता है, लॉक लगाता है और फिर ट्रेन के गुज़रने के लिए हरी झंडी भी दिखाता है। ये छोटा सा कैबिन बना हुआ है। मेरी चूँकि ज़िंदगी गुजरी है रेलवे में, लिहाजा मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है, इनमें चाबियाँ लगती हैं इन फाटकों में और वो चाबी जब तक उसमें ना लगाई जाए तब तक सिग्नल डाउन नहीं होता। तो ये अब यहाँ मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है। 10 अप्रैल 1988 का दिन रावलपिंडी के लिए एक अलमनाक तरीन दिन था। सुबह 10:30 बजे ओजड़ी कैंप से कुछ मिसाइल फायर हुए कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से और उन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके कुर्ब जवार में गिरकर तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 टन रॉकेट, मिसाइल और दूसरा असलहा ओजड़ी कैंप से फायर हुआ, जिसकी वजह से 93 अफराद जान से गए और 1100 के लगभग ज़ख्मी हुए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वो मिसाइल गिरे, उनमें से एक इलाका ये गाज़ियाबाद भी है। ये मेरे पीछे जो आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ कहते हैं कि वो मिसाइल गिरा था, लेकिन वो इतनी गहराई में चला गया कि उसे निकालना मुमकिन नहीं था। यहाँ कब्रें भी थीं, ये जगह भी हमवार कर दी गई और अब यहाँ लोगों के घर हैं। कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, कोई कब्र मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो इतनी गहराई में चला गया था कि उसे निकालना मुमकिन नहीं था। लिहाजा और वो जो हमारे जवान थे उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया था कि ये ख़तरे का बायस नहीं बन सकता। लिहाजा उसे अच्छी तरह क्लियर करने के बाद, यानी ये देखने के बाद कि ये आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में या महीनों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर उसे ज़ेरे ज़मीन ही छोड़ दिया गया था। लेकिन जो लोग यहाँ के पुराने रहने वाले हैं इस इलाके के, यानी गाज़ियाबाद के और ढोक चिरागदीन के, वो ये वाक़या नहीं भूले। इसी वाक़े में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी भी जहाँ बाक हुए थे, जो उस वक्त मरी से बदरिया सड़क इस्लामाबाद आ रहे थे। साथ उनका बेटा था जाहिद खाकान अब्बासी। वो उसके सर में उस मिसाइल की एक किरची लगी थी जो जानलेवा साबित हुई और वो एक अरसा दराज तक कोमा में रहे और बिल आखिर 2005 में उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ कोई ऐसी शहादत तो नहीं है गाज़ियाबाद में कि कोई जाँ बाक हुआ हो, लेकिन ये ज़रूर है, पुराने लोग ये बताते हैं कि ये जो हिस्सा सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वो मिसाइल आकर लगा था और नुकसान कोई नहीं हुआ, ज़मीन में धंस गया और फिर उसे उस ज़मीन को पुख्ता कर दिया गया। गाज़ियाबाद इस सानहे के बाद भी आबाद है और पहले से बेहतर हालत में है। रावलपिंडी शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गलियों को देखकर ये महसूस होता है कि यहाँ तरक्की का सफ़र या तो शुरू नहीं हुआ और अगर शुरू हुआ है तो रुक रुक कर जारी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।